दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने पूछताछ के बाद कल रात किया था गिरफ्तार। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई ने कहा जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने मामले को भेजा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज ही करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थिम्पू पहुंचने पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने की हवाई अड्डे पर अगवानी। पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आम लोगों ने भी किया अभूतपूर्व स्वागत। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की तीसरी सूची। तमिलनाडु में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा। वहीं कांग्रेस की सूची में 57 प्रत्याशियों का नाम आया सामने। बिहार के सुपौल में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा। करीब 30 मजदूर मलबे में फंसे। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो ने लगाई बड़ी छलांग। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-TD पुष्पक की सफल लॉन्चिंग की। हिंसा प्रभावित हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती जारी। अब तक 12 भारतीयों की हुई सुरक्षित निकासी। और आज से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। 17वें सीजन के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होंगे आमने सामने। महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ होंगे सीएसके के कप्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कल केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। लगातार 9 समन भेजने के बाद ईडी की टीम 10वें समन के साथ कल शाम केजरीवाल के घर पहुंची थी। यहां उनसे करीब 2 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी केजरीवाल के आवास पर मौजूद रहे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। और वहीं दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में डॉक्टरों की एक टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच कर ली है। मेडिकल जांच के लिए आज सुबह ही डॉक्टरों की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली पुलिस की सलाह पर आज आईटीओ मेट्रो स्टेशन को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल रात एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने और ईडी मुख्यालय लाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के पूरे युवा वर्ग को नशे में धकेलने वाले अरविंद केजरीवाल आज आप कानून की गिरफ्त में हैं और अंततः सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल, आपने शराब नीति बदलने में घोटाला किया। आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में। आपको पता था कि आपकी सहमति से घोटाला हुआ, चोरी हुई है। जवाब आपको देना था, इसलिए आप जांच से भाग रहे थे। 9 बार सम्मन आने के बाद आप पेश नहीं हो रहे। आपने न्यायालय का रास्ता खटखटाया, न्यायालय से आपको रिलीफ नहीं मिला, तो उसके बाद बचता क्या है जी?
आपको अंततः जांच करवानी थी, जांच हुई, और जांच में अगर जांच एजेंसी आपको गिरफ्तार कर रही है, अगर आपने चोरी शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो जांच एजेंसी क्यों आती? आपने चोरी की है तो जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा। और जिस तरह से ये विलाप कर रहे हैं, वो पुरानी कहावत है, चोर मचाए शोर, तो ये सारे चोर इकट्ठा होकर शोर मचा रहे हैं, लेकिन उससे सच्चाई बदलेगी नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में दिए जा रहे बयानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। एक सांसद वाली पार्टी 2014 में नोटा से कम वोट, 2019 में नोटा से कम वोट, पिछले राज्य चुनाव में जब चुनाव लड़े थे तो 204 सीटों में 204 सीट पे डिपॉजिट हारने वाली पार्टी, इनसे सभी लोग डर रहे हैं। तो क्या कोर्ट डरकर उनको जेल में रख रही है? क्या कोर्ट डरकर सत्येंद्र जैन को जेल भेज रही है? क्या कोर्ट डरकर संजय सिंह को राहत नहीं दे रही है? ये किस प्रकार का आरोप लगाते हैं? और वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी आज एबीसीडी की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें कट्टर बेईमान और कट्टर बेशर्मी के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए। आज एबीसीडी की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। ए फॉर अवॉइड, कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। बी फॉर भाग जाओ, सी फॉर कवर अप करो, और डी फॉर डाइवर्ट करो। और डाइवर्ट करने के आज पूरे तरीके आपको दिखेंगे। इनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज अगर दिया जाना चाहिए तो कट्टर बेईमानी और कट्टर बेशर्मी के लिए दिया जाना चाहिए। और वहीं नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति खुद अरविंद केजरीवाल ने पैदा की है। ये जो हालात पैदा हुए हैं इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा। कल कचहरी में भी जब उनके वकील से पूछा गया कि आप 9वें समन का आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहाँ तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। और वहीं भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है और ये बात कोर्ट के सामने सिद्ध हो गई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाई कोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाई कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाई कोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया हाई कोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान है, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। और वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली के लोगों के साथ न्याय इसे बताया है और उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। कपिल मिश्रा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल में ही होना था। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है। और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। दिल्ली को लूटने वाले सीएम की गिरफ्तारी से आज जनता बहुत खुश है। कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अरविंद केजरीवाल जी ने
दिल्ली के खजाने को लूटा है। भोली भाली जनता, झुग्गी वाली जनता, अनऑथराइज कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। कहाँ तो वादा था झुग्गी को, गरीबों को उनका घर देने का, लगे अपना राजमहल बनाने। तो ये तो होना था, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि अपराधी भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी चालाकी कर ले, वो अगर गलत करेगा तो फंसेगा। आज दिल्ली की जनता खुश है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ईडी विपक्ष के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए सरकार का वो हथियार बना चुकी है। वहीं भाजपा विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. और इसी खबर पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से विकास सारथी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं भाजपा मुख्यालय से संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपने सहयोगियों को आप रुक कर लेते हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आऊंगा। विकास, अभी क्या हलचल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में? कार्रवाई आगे, सुनवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? विकास। बिल्कुल गौरव, जैसे उम्मीद थी अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को उठाया चीफ जस्टिस की बेंच के सामने और ये कहा कि विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि एक स्पेशल बेंच पहले से ही इस मामले के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है, इस तरह के मामलों की जो सुनवाई कर रही है आप वहां जाकर के इसको रखें। तो अब जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 3 जजों की। पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है। तो लगातार ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जैसा कि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार नजर आ रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं, जो लगातार समय समय पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी गौरव, तो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि एक विशेष बेंच गठित की जा चुकी है पहले ही इसी तरह के मामलों की सुनवाई के लिए और उम्मीद ये है कि 2 बजे के बाद किसी वक्त सुनवाई हो सकती है, क्योंकि अभी इस बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस MM सुंदरेश होंगे। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के जब मामले पूरे हो जाएंगे सुनवाई के लिए, उसके बाद ही इसकी सुनवाई हो पाएगी। तो हम ये मान रहे हैं कि अभी कुछ वक्त लग सकता है और जैसा याचिका में कहा गया था रात को ही कि उनको एक अर्जेंट हियरिंग चाहिए, यही बात आज अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने उठाई। तो कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या उनको यहाँ से कोई राहत मिलती है या उनको वापस ये कहा जाएगा कि आप जो निचली अदालत है वहां से अपनी कार्रवाई शुरू करें राहत की और वहां पर सबसे पहले जाकर के जमानत याचिका दाखिल करें। जहां तक संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने की बात है PMLA के, अगर इस तरह की बात है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमानत की याचिकाओं को सीधे नहीं सुनता। ऐसा हमने पिछले मामलों में भी देखा है। आज क्या होगा कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। गौरव, चलिए विकास, आप नजर बनाकर रखिए। कुमार आलोक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ताजा जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? सुरक्षा के जो व्यवस्था है यहाँ पर काफी कड़ी कर दी गई है और विगत के आधे घंटे के पहले से बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि राउज एवेन्यू का जो परिसर हमारे पीछे है उसके ठीक थोड़ी दूर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और उसके थोड़ी दूर पर आम आदमी पार्टी का भी कार्यालय है। तो जिस तरीके से गोपाल राय ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या आम आदमी पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वहां पर आप सब पहुंचे और ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष जाकर प्रदर्शन करेंगे। तो उसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बहुत ही कड़ी व्यवस्था की है। और दूसरी जो सबसे बड़ी सूत्रों की अगर हम खबर माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम को चूंकि जेड श्रेणी की सुरक्षा है
और उनकी सुरक्षा को देखते हुए हो सकता है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सकता है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी इस खबर को हम पुख्ता नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से उनकी मंत्री, दिल्ली सरकार की वरिष्ठ मंत्री हैं आतिशी और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जो गोयल साहब हैं, उनका कहना है कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। अब किसी जेल के मैनुअल में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी इवेंट टेलीफोन का आप यूज कर सकते हैं, इवेंट कोई सरकारी कार्यकाज आप निपटा सकते हैं। उस स्थिति में जेल से कैसे सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, अगर उनकी जमानत नहीं होती है तब, तो ये देखने वाला विषय होगा। और इसके लिए पार्टी के अंदर जो सूत्रों की अगर हम बात करें तो 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर खड़ा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रहा है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट के निर्णय पे। आज जब कोर्ट में पेश किए जाएंगे यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो ईडी का यह डिमांड होगा कि उनकी रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए, रिमांड ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पूछताछ उनसे कर सके। जहां तक पूछताछ की बात है तो सूत्रों के हवाले से अगर हम खबर बताएं तो कल रात में भी 20 से अधिक क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे और ज्यादातर क्वेश्चन का उन्होंने जवाब नहीं दिया था। तो इसलिए ये केस चूंकि बड़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो ईडी है वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रिमांड की मांग कोर्ट से करेगी। ठीक है, आप बने रहिए कुमार आलोक हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी बीजेपी मुख्यालय में क्या हलचल चल रही है? ये देखिए, बीजेपी मुख्यालय और उसके सामने बीजेपी मुख्यालय विस्तार, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आईटीओ की तरफ बैरिकेटिंग लगाई गई है और बीजेपी मुख्यालय के जो विस्तार कार्यालय है वहां पर भी बैरिकेटिंग लगाई गई है, तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे कैमरामैन एसपी दुबे दिखाएंगे जहां पर किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन यहां पर आप देखें अभी कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। आईटीओ की तरफ जरूर कुछ छुटपुट कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था उसका कोई एक तरह से देखें तो अभी बीजेपी कार्यालय के आसपास कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई भीड़ नजर नहीं आ रही। हालांकि जहां तक पुलिस का सवाल है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और यहां पर बैरिकेटिंग बीजेपी कार्यालय के आसपास बिल्कुल शैलेंद्र साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहां पर की गई है। आप तीनों जो हमारे संवाददाता हैं वो नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा उनका। प्रधानमंत्री के आज पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने उनका स्वागत किया। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में पड़ोस प्रथम की जो नीति है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो तमाम भारत के करीबी देश हैं उनके साथ और ज्यादा जो रिश्ते हैं उनको और प्रगाढ़ बनाने का यह अवसर है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से यहां पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री की एक छवि पाने के लिए लोग यहां पर पहले से मौजूद, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो उनका यहां पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूटान के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। आपसी जो संबंध है उनको और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत बनाने के लिए आने वाले भविष्य के लिए तमाम दिशा और दशा यहां से तय होती हुई नजर आएगी। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही जब वो यहां पर पहुंचे उससे जुड़ी हुई तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया। भूटान का ये 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो
पड़ोस प्रथम की जो नीति है उसके अंतर्गत तमाम ऐसी जो इबारत है वो यहाँ लिखने का जो प्रयास है वो यहाँ पर नजर आएगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच, भारत और भूटान के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत होगी और साफ तौर पर यहाँ पर जो बातचीत है वो किस तरह से वैश्विक पटल पर इन दोनों देशों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में कारगर साबित होंगी, इस पर तमाम विचार विमर्श यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। कई मायनों में ये दौरा बेहद खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया और उसके बाद तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आगे दोनों देश बढ़ते हुए नजर आएंगे। द्विपक्षीय वार्ता होगी और साथ ही साथ तमाम क्षेत्रों पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा, किस तरह से निवेश की दृष्टि से और ज़्यादा दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही भारत लगातार जो पड़ोसी प्रथम की जो नीति अपनाता रहा है उसके अंतर्गत जब हम भूटान की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो फोकस है वो रखा गया है और तमाम क्षेत्रों में और ज़्यादा कैसे मजबूती आए और ज़्यादा कैसे इसमें डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि विकास की नई इबारत देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास हो जाता है। आने वाले समय के लिए तमाम क्षेत्रों में और विकास गति से जो दिशा है और दशा है वो बदलती हुई यहाँ से नजर आएगी। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे ने उनका स्वागत किया। इसके बाद हवाई अड्डे पर ही प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री भूटान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। पीएम के दौरे से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परंपरागत ढंग से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और लगातार हम देख रहे हैं जो संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा मिले। ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरह से परंपरागत ढंग से उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। लगातार उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किस तरह से जब यहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने उनका अभिवादन किया और प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनसे किस तरह से मुलाकात की तस्वीरें इसकी वानगी हैं आप देख सकते हैं। क्योंकि साफ तौर पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों के बीच जब जाते हैं, क्योंकि बच्चे आने वाला भविष्य हैं और उनके कंधों पर जो देश है उसकी जिम्मेदारियां रहेंगी, तो ऐसे में प्रधानमंत्री उनका मार्गदर्शन हमेशा करते हुए नजर आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और उसकी वानगी आप भूटान की इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जब प्रधानमंत्री उन बच्चों से मिले तो कैसे उन बच्चों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और भारत का झंडा बुलंद रहे, ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। भारत और भूटान जो आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध है वो और कैसे प्रगाढ़ हो और कैसे ये संबंध
महत्वपूर्ण क्षेत्रों को देखते हुए और ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। इसके लिए ये बानगी काफ़ी महत्वपूर्ण और एक अलग जगह जलाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर कई मायनों में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत खास वैश्विक पटल पर भारत और भूटान को एक नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए, नई इबारत लिखने के लिए साफ तौर पर यह दौरा कई मायनों में बेहद खास है। और आप देख सकते हैं उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का दौरा कई संदेश देता है और जो पड़ोसी प्रथम की नीति है उसको भी साक्षात करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? आप जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू, नकली बिल। UPI कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने कल तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। ये सीटें तमिलनाडु की हैं। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने कोयंबटूर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। और कांग्रेस ने भी कल अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने इसमें 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी सूची में कांग्रेस ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अधीर रंजन को उनकी मौजूदा सीट बहरामपुर से टिकट दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से वसंत राव चौहान के नाम का ऐलान किया गया है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक होगी। आज की बैठक में कांग्रेस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन आज से अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। स्टालिन का तिरुचि और पेरम्बलूर से चुनाव अभियान शुरू करने का कार्यक्रम है। चुनावी अभियान के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तमिलनाडु में द्रमुक 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस 9, माकपा, भाकपा और VCK 2,
MDMK, IUML और KMDK एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। इन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में डोर टू डोर अभियान में भाग लिया। तो लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं वो लगातार अपने चरम पर हैं और साफ तौर पर प्रचार अभियान भी अब जारी है। मुख्यमंत्री मानिक साहा ने डोर टू डोर अभियान यहां पर किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 16.5 लाख मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। युवा मतदाताओं की संख्या भी राज्य में कम नहीं है। राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस का इस बार युवाओं पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर युवा मतदाताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं डीडी न्यूज की इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर युवा मतदाता अच्छा खासा असर डालते हैं। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने के लिए कई दावे और वादे इस चुनाव में करते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों को समझें तो अब तक राज्य में करीब 16.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार इस चुनाव में वोट डालेंगे। वहीं अगर बात 20 से 29 साल के मतदाताओं की करें तो 1,36,34,641 मतदाता हैं। 30 साल से 39 साल तक के 1,49,77,123 मतदाता हैं। 1,10,29,535 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से 49 वर्ष है। राज्य के युवा इस बार शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समेत विकास के कई मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे वोकेशनल एजुकेशन पे मैं ध्यान दूंगी कि वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल लर्निंग, पहले एनसीईआरटी हमेशा थ्योरेटिकल गया है। हम लोग अगर ये देखें कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे एक होता है हेल्थ, दूसरा लिविंग स्टैंडर्ड, तीसरा आपका एजुकेशन है। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए। गर्ल्स के लिए स्पेशली जो स्कॉलरशिप है वो गांव जो है वहाँ पर उनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं ये सोच गांव में है कि लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूथ आत्मनिर्भर हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। युवा मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या साफ बताती है कि चुनावों में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राज्य के मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस युवाओं को लुभाने में जुटे हैं। युवाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने स्टार्टअप की योजनाएं बनाई, नई शिक्षा नीति लेकर के आए। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए जो अवसर हैं उनको असीमित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और यही कारण है कि आज युवाओं का दृढ़ विश्वास हमारे भाजपा के साथ लगातार बना हुआ है। फर्स्ट टाइम वोटर्स, विभिन्न नव मतदाता प्रधानमंत्री जी को ही अपना पहला वोट समर्पित करते हैं। इसकी वानगी हमको 2019 और 2014 के चुनावों में देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा युवाओं को सप्रेस किया। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के भी ये कदम उठाए कि सबसे पहले तो युवाओं के साथ जो वादा खिलाफी हुई, पिछले बार 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती हो जानी थी, वो नहीं किया। साथ ही साथ पटवारी और व्यापम जैसे जो स्कैम है वो लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे घोटाले करने वाली सरकार, युवाओं की पीढ़ी बर्बाद करने वाली सरकार के खिलाफ युवाओं को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस युवा प्रत्याशियों पर भी दांव लगा रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, सभी चुनावों में युवा मतदाता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल और राजनेता अपनी रैलियों और अपने भाषणों में युवाओं को ध्यान में रख रहे हैं। परिणाम बताएंगे कि इस बार मध्य प्रदेश के युवाओं ने किसका साथ दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश के युवा अपने मुद्दों को लेकर फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भाजपा नेता संदीप गर्ग के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की छापेमारी संदीप गर्ग के शाहाबाद स्थित आवास और फैक्ट्री पर हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के बाद धार जिले में स्थित ऐतिहासिक परमारकालीन भोजशाला में आज सुबह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे को लेकर एएसआई, जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया था। सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के लिए परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। भोजशाला को माता वाग्देवी का मंदिर बताते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कहा वहां हिंदू समाज को पूजा का अधिकार देने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।
सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है, तो चूँकि गौशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि यह हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र, घंटे, घड़ियाल, बड़े शिलालेख, 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई गौशाला ही है। और वहीं बिहार के सुपौल में एक निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे में 9 अन्य लोग घायल हुए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। यह हादसा सुबह 7 बजे के करीब हुआ। राहत व बचाव कार्य के लिए स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। और वहीं इसरो ने RLV लैंडिंग प्रयोग में एक और सफलता प्राप्त की है। इसरो के स्वदेशी स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस एयर स्पेस में आज सुबह लॉन्च किया गया। स्लीक बॉडी और SUV के आकार वाले विंग रॉकेट को पुष्पक विमान नाम दिया गया है। इसे RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर पुष्पक विमान की टेस्टिंग की थी। ये भारत का फ्यूचरिस्टिक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। दरअसल भारत स्पेस में मलबे को कम करना चाहता है। पुष्पक विमान उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। और बेंगलुरु में पानी के संकट को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग ने शहर के 5 स्टार होटलों और रिजॉर्ट्स में होली समारोह के दौरान रेन डांस और वाटर पूल होली पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर बोर्ड न केवल 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा, बल्कि जल ऑडिट भी करेगा और ऐसे प्रतिष्ठानों को पानी की आपूर्ति कम कर दी जाएगी। बोर्ड ने लोगों को पानी बचाने के उपाय के रूप में एरेटर का अनिवार्य रूप से उपयोग करने का सुझाव दिया है। बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष राम प्रसाद मनोहर ने दूरदर्शन से बात करते हुए आश्वासन दिया कि जल संकट 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। बात करते हैं जल मंडली के चेयरमैन राम प्रसाद मनोहर जी से। आपने होली को लेकर भी कुछ लोगों को एडवाइस किया है कर्नाटक में, क्या? नहीं, होली तो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हमारा इंडिया में, वो रिलीजियस फेस्टिवल है, वो हम मानता हूँ। उसका हम धार्मिक से, हम हमारा कल्चरल से हम ज़्यादा हम जुड़े होना चाहिए। उसी के लिए हम घर पे और आपका कम्युनिटी एरिया पे, आपका सोसाइटी में सेलिब्रेट करने के लिए कोई भी हमारा निषेध नहीं है। फिर भी वो चीज़ के लिए लोग वो रेन डांस, पूल डांस करके वो कमर्शियल एक्सप्लॉइट करता है। फिर उनके लिए हम बोलता हूँ आपको चाहिए तो कमर्शियल एक्टिविटी आप ट्रीटेड वाटर से करवा दीजिए। हमारा पानी का पीने का पानी और अंदर जल से कुछ नहीं करना पड़ता है, आप ट्रीटेड वाटर यूज़ कीजिए। तो मान गए लोग, मानेंगे ये लोग? बिल्कुल मानना पड़ता है, क्योंकि अभी सिचुएशन यही है, हमारा पानी का पीने का पानी है वो हर ड्रॉप बहुत जरूरी है। उस पर कोई फाइन लगेगा अगर पकड़े गए लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका वजन से पानी वेस्ट किया तो उनको हम 5,000 रुपीज़ फाइन डाल सकता है। सेकंड चीज़ है, उनके लिए हम वाटर ऑडिट करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी है आज का संदर्भ में वेस्ट कर रहा है, मतलब उनके पास ज़्यादा पानी है, वो बोरवेल भी हो और कावेरी वाटर भी हो, वो पानी का हम थोड़ा कट करना पड़ता है। इसी कारण से थोड़ा हम कठिन मैसेज उनको डालना पड़ता है, ऐसी का कारण नहीं करना पड़ता है। तो सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगा? जुलाई के महीने तक आपने आश्वासन दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आजकल सिचुएशन स्टेबलाइज हो गया, क्योंकि आप भी चेक कर सकते हैं, रियलिटी चेक कर सकते हैं। कुछ एरिया में थोड़ा आपका बेंगलुरु मानते हैं वो एक अप एंड डाउन एरिया है, थोड़ा अप एरिया में प्रेशर नहीं रखेगा, उनको थोड़ा दिक्कत होता है, उनको हम टैंकर में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। 110 विलेजेस में क्या हो रहा है, वो बोरवेल का ऊपर बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है, उनको दिक्कत है, उनके लिए हम ज़्यादा का पानी हम हमारा सोर्स से हम देता रहता हूँ, इसी कारण से थोड़ा कम हो गया। फिर भी और 15 दिन से 1 महीने के अंदर पूरा सिचुएशन अच्छा हो सकता है। कैमरामैन मुनि कृष्णा के साथ आशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलोर। और भारत सरकार ने हिंसा प्रभावित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत कल 12 भारतीयों को हैती से सुरक्षित निकाला गया। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी।
एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। गुरुवार को 12 भारतीयों को निकाला गया। मदद करने के लिए डोमिनिकन गणराज्य की सरकार को धन्यवाद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजू जनता दल के दिग्गज नेता दामोदर राउत के निधन पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि ओडिशा सरकार में कई बार मंत्री रहे वरिष्ठ नेता दामोदर राउत के निधन से दुख हुआ। ओडिशा और देश की प्रगति में श्री राउत के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों और अनुयायियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिहार दिवस की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि आइए इस दिन हम बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाएं। ज्ञान की भूमि बिहार, जिसने भारत के इतिहास में भारत की नियति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। और भारत में आईफोन असेंबल करने का काम शुरू होने के 3 साल बाद ही एप्पल ने वित्त वर्ष 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए कीमत के आईफोन बना डाले हैं। कंपनी ने यहां पर आईफोन बनाने वाली 3 कंपनियों के जरिए 2023 से 24 के पहले 11 महीनों में ही ये मुकाम हासिल कर लिया। एप्पल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के 5वें साल तक एक वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाने का लक्ष्य रखा था, मगर उसने ये 2 साल पहले ही पूरा कर लिया। सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत विभिन्न सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अब देश ही नहीं, अब विदेशों में भी एक अलग इबारत लिख रही है। स्मार्टफोन निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत भारत में एप्पल का उत्पादन तमिलनाडु में फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन और कर्नाटक में वेस्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को CJI के सामने यह मामला उठाया है। CJI ने कहा जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने मामले को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच आज ही सुनवाई करेगी। पहले से लिस्टेड मामलों की सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी के समन के प्रति केजरीवाल का रवैया अहंकारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि वो ईडी की जांच में सहयोग करें। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को हिदायत दी है कि वो शराब पॉलिसी को लेकर स्पष्टीकरण पेश करें। क्या भ्रष्टाचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? इसलिए जांच एजेंसियों ने अपनी काम किया है, उनको सहयोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराब की क्यों बदली गई थी, ये करोड़ों रुपए खाने का काम क्यों किया गया था, ये करोड़ों रुपए खाए उसका गोवा और पंजाब के चुनाव में दुरुपयोग कैसे किया गया था।
तो साफ तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है और इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में भी आज 2 बजे के बाद वहां पर सुनवाई होनी है और साफ तौर पर इस पर एक बड़ा फैसला, एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकता है। तो हम कह सकते हैं, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर जो गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे में ईडी ने तमाम समन उन्हें पहले भेजे। 9 समन वो पहले भेज चुकी थी। 10वें समन को लेकर वो घर पर गई थी, जहां पर 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से कल पूछताछ हुई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, उनसे जो भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं वो आगे किस रूप में, कार्रवाई के रूप में सामने आएंगे, वो फैसला अदालत के ऊपर है। कुमार आलोक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक का रुख करते हैं। कुमार आलोक, आज साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है 2 बजे के बाद और एक बड़ा फैसला वहां से निकलता हुआ सामने आएगा, कार्रवाई भी हो सकती है। आने वाले समय में हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो भ्रष्टाचार को लेकर है और किन किन मानकों पर, उन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आज वहां पर सुनवाई आगे शुरू होगी। देखिए, हम जहां राउज एवेन्यू कोर्ट के परिसर के ठीक हम सामने यहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल यहाँ पर अगर हम प्रशासनिक आला अधिकारियों और पुलिस बल को यहाँ देखें, भारी इंतजाम किया गया है। और एक जो आशा की जा रही थी, या आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया था शाम को कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर होगा दिल्ली में और खासकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के पास, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसा प्रोटेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। दोपहर 2 बजे के बाद यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में और मनी लॉन्ड्रिंग का चूंकि केस है और उसके बाद ईडी की ये कोशिशें होंगी कि उनको रिमांड में दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको पूछने में वक्त लगेगा, जिससे उस खंगालने में ईडी को वक्त लगेगा अरविंद केजरीवाल से। और उसमें जो मामले आए, खासकर एक जो शराब व्यापारी के साथ उनकी जो वीडियो कॉल है उसको ईडी ने अपने पास में लिया है। इसके लिए उन्होंने ईडी ने उनके मोबाइल सेट और उनके और भी जो वॉलेट्स है वो अपने पास रखे हैं। कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई थी, उनके निवास स्थान पे 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। आज सवेरे भी पूछताछ हुई है, कल भी मेडिकल उनकी जांच हुई थी, आज भी मेडिकल जांच हुई है और उसके बाद लगातार उनसे आज पूछताछ की गई है ईडी के द्वारा। तो अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद 2:30 बजे हियरिंग है इस मामले को लेकर, जो विशेष समिति उनकी है संविधान पीठ। उसके बाद 2:30 बजे जब यहाँ पर पेश होंगे तो देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होगा, क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो एक चीज और यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि सीएम को चूंकि जेड सुरक्षा है उनके पास, तो सुरक्षा कारणों को देखते हुए हो सकता है कि केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की जा सकती है। तो इंतजार रहेगा 2 बजे के बाद जब केजरीवाल यहाँ पर पहुंचते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी होती है, ये देखने वाली विषय होगी। ठीक है, कुमार आलोक आप बने रहिए हमारे साथ। भाजपा मुख्यालय से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ये नौबत तो आनी ही थी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि जिस तरह से ईडी समन पर समन भेज रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंचे और 9 समन भेजने के बाद 10वें समन लेकर ईडी खुद घर पर पहुंची और वहां 2 घंटे तक पूछताछ भी हुई। साफ तौर पर कल्प्रेट पाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और जो तमाम जो पहले से आरोप लग रहे हैं वो पुख्ता साबित हो रहे हैं, ये बताता है ये संदेश। देखिए, ये जो पूरी एक तरह से देखे ये घटनाक्रम है, जब से शराब घोटाला सामने आया तब से अरविंद केजरीवाल पर ये सवाल उठ रहे थे कि बिना उनकी जानकारी में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। और अगर ये जो शराब नीति थी वो सही थी तो फिर जब एलजी ने उस पर जांच के आदेश दिए, जब जांच शुरू हुई तो फिर उसको वापस क्यों ले लिया गया, यानी उस शराब नीति को, जो नई शराब नीति लागू की गई थी, उसको वापस क्यों ले लिया गया। उसके बाद हमने देखा कि खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपए जो मिले आम आदमी पार्टी को, उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। विजय नायर से लेकर के कविता तक जब एक एक करके गिरफ्तारी हुई, मनीष सिसोदिया, उन सबके जो बयान एक तरह से आए, उन सब से जो पूछताछ हुई, उसमें भी ईडी ने कुछ तथ्यों जो मीडिया के हवाले से सामने आया, इस बात को सामने रखा कि अरविंद केजरीवाल एक तरह से देखें तो इसमें मुख्य सूखदार है। अब हम देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 तरह से लड़ाई हो रही है। एक लीगल बैटल है, यानी कानूनी लड़ाई है, जो आम आदमी पार्टी हमने देखा कि पहले हाई कोर्ट गई थी, वहां से निराशा हासिल हुई। अब जब उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया है। क्या वहां से
फैसला आता है, राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक लड़ाई हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी जो प्रदर्शन का ऐलान किया, इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे आप देखें मुख्यालय से थोड़ी दूर पर बैरिकेटिंग है। यहाँ आसपास तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा। आईटीओ पर जरूर कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वहां जरूर वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, फिलहाल दिल्ली के तमाम जगहों पर हम जो देख रहे हैं कि उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और जो भाजपा मुख्यालय, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय इस वक्त मैं खड़ा हूं, या फिर दिल्ली भाजपा का मुख्यालय, वहां पर तो कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई उस तरह का प्रदर्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो तरह से हमें देख रहे हैं कि ये लड़ाई एक तरह से चल रही है। पहली तो आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है कि कानूनी तौर पर जो राहत मिल सकती है वो अभी तक हालांकि उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली है। और जब वो हाई कोर्ट गए थे उसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, वो उससे एक बहुत बड़ा संकेत मिला था। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है और ये आरोप केजरीवाल को गिरफ्तारी तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद जो आज कार्रवाई होगी वो भी देखने वाली बात होगी। हमें इंतजार भी करना होगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट में वहां पर सुनवाई होगी, उसके बाद क्या कार्रवाई का फैसला सामने आता है वो देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ। अब केजरीवाल के आवाज से उर्मिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर देख लेते हैं कि क्या हलचल है। उर्मिलेश, वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज हो और उनके साथ साथ और भी जो उनके सहयोगी, उनको हिरासत में लिया गया है। केजरीवाल के आवास के बाहर क्या हलचल है वो दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर बात केजरीवाल के घर की करें तो यहाँ पर सुबह से ये सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि ये केजरीवाल का आवास है और यहाँ पर भीड़, कोई भी भीड़ नहीं है, सिर्फ पुलिस और कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर हैं। तो लिहाजा इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरफ से कि केजरीवाल का जो आवास है इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी प्रकार की कोई आवाजाही भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर दूसरी तरफ, क्योंकि ये रिंग रोड का आउटर एरिया है, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल चल रहा है। नहीं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई केजरीवाल के घर में कोई आवाजाही हो रही है और न ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भीड़ है। इस तरीके से कह सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर सुबह से ही सिर्फ कुछ मीडिया के जो लोग हैं वो है और यहाँ पर पुलिस जो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर तैनात की गई है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है उर्मिलेश, आपके पास लौटूंगा। कुमार आलोक का रुख कर लेते हैं। कुमार आलोक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल इससे कटते हुए नजर आ रहे थे और यही उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो भी यही बताया जा रहा है कि आज गिरफ्तारी जो उनकी हुई है कल, वो साफ तौर पर नजर आई। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या मन में छुपा रहे हैं और जो इतना बड़ा घोटाला हुआ उससे बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को और ज्यादा उजागर करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, जैसे उनको सम्मन दिया जा रहा था, लगातार उन्हें सम्मन दिया जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। तो ये सर्किल, पॉलिटिकल सर्किल में ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही राजनीतिक रूप से बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। वो ईडी को भी चकमा देने में समर्थ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कल एक तरह से उनका बिल रिजेक्ट किया और जिस तरीके की टिप्पणियां की, उसके बाद अंततः ये होना था और ये हुआ भी। और अब आगे की जो हम पॉलिटिकल सर्किल में ये बातें चल रही है कि एक सीएम जो अभी जेल में है और जमानत हुआ या नहीं होगा ये तो कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करता है। लेकिन जिस तरीके से उनके मंत्रियों ने कल बयान दिया है, आज जो बयान दिया है, आतिशी उनकी मंत्री हों, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष गोयल साहब हों, तो इन लोगों ने जो बयान दिया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो अब ये जेल के मैनुअल में कहीं से ये नहीं कि आप कोई एक्स्ट्रा गतिविधि आप कर सकते हैं या और जो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, राज्य सरकार के जो मंत्रालय हैं उनके फाइलें हैं उनको क्लियरेंस करनी होती है, बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय होते हैं, आप जेल से कर नहीं सकते हैं। वैसी स्थिति में दिल्ली की सरकार जो है या आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी पार्टी है वो क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत तरह की चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि शायद आतिशी को या सौरभ भारद्वाज को या जो उनके प्रमुख जो रणनीतिकार हैं उनको सीएम की जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन ये अभी देखना बाकी होगा कि आज कोर्ट का निर्णय क्या होता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है, गवाही पेशी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, तो ये भी गौर करने वाली बात होगी। लेकिन 2 बजे के बाद जब राउज एवेन्यू में मेरे समझ से आधे घंटे और 45 मिनट में यह फैसला हो जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगा या नहीं। ठीक है कुमार आलोक, लौटूंगा आपके पास। अब
हमारे सहयोगी विकास आरती का भी अब हम रुख करेंगे और अभी विकास से जुड़े उससे पहले शैलेंद्र का रुख कर लेता हूं। शैलेंद्र, जैसा कि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो स्थितियां हैं वो अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं और जो हम कह रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरह से वो सत्ता में जब केजरीवाल आए तो उन्होंने आम आदमी बनकर वो आए और उन्होंने उस वक्त भ्रष्टाचार का नाम माला जपी थी और आज हम खुद देख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त पाए जा रहे हैं। तो यानी तब कुछ करनी और थी, आज कुछ और है। देखिए, बीजेपी ये कह रही है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो कुछ करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी के अगर इतिहास को देखें, थोड़ा आप समय दें, तो अन्ना हजारे आंदोलन से उपजी राजनीतिक पार्टी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले कहा था कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। अपने बच्चों की कसम खाकर वो कहते थे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आया, राजनीतिक दल बनाया, अपने गुरु को एक तरह से किस तरह किनारे किया वो सब जानते हैं। उसके बाद जिन नेताओं को वो भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन नेताओं को वो सत्ता में आने के बाद जेल में डालने की बात करते थे, आखिरी में जब वो सत्ता में आए तो उसके बाद उनके प्रति नरम हो गए या फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया। कांग्रेस पार्टी से उसके तमाम नेताओं पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। आंदोलनों में वो कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी के नेता हो, आरजेडी के नेता हों, उन सब को भ्रष्टाचारी बताकर, दरअसल खुद को ईमानदार बताकर राजनीति की शुरुआत की तरफ आगे बढ़े थे और बाद में उन सारे दलों के नेताओं के साथ इंडी गठबंधन का एक हिस्सा बने और दिल्ली में देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं के अगर आप बयान सुने तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी, अजय माकन हो या फिर अलका लांबा हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप शराब घोटाले में लगाए और कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत इस पूरे मामले में दी गई थी। और जो विजय नायर से लेकर के कविता तक जो गिरफ्तारी हुई, वो भी एक तरह से जो इशारा ये करता है कि जो ईडी दावा करता है, ईडी की तरफ से जब कोई गिरफ्तारी की जाती है तो बहुत पुख्ता सबूतों के आधार पर की जाती है। और ये मामला तो कई कोर्ट से गुजरते हुए आगे बढ़ा है, जहां अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। जब वो हाई कोर्ट गए थे, जहां पर एक तरह से कहा था कि उन्हें पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। यही केजरीवाल है जो कहते थे कि किसी पर अगर आरोप लगता है तो पहला काम उसे ये करना चाहिए कि उस पद से हट जाना चाहिए, जिससे कि जनता में एक संदेश जाए कि शुचिता की राजनीति किसी राजनीतिक दल के नेता को करने चाहिए। लेकिन सत्ता में आने के बाद ठीक उलट व्यवहार। जब उनके मंत्री जेल गए तो कई महीने तक उनको मंत्री बनाए रखा। जब एक तरह से असंभव हो गया मंत्री बनाए रखना, तब उनके मंत्रियों ने त्यागपत्र दिया मंत्रिमंडल से, चाहे मनीष सिसोदिया हो या बाकी मंत्री हो। उसके बाद जब केजरीवाल पर गिरफ्तारी की रफ्तार, जब तलवार लटकी, तब वो कोर्ट पहुंच गए इसलिए कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। ये दिखाता है कि आपने जिस तरह की राजनीति की शुरुआत लोगों से वादा करके की थी, उसका आप ठीक उलट व्यवहार कर रहे हैं। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो दो स्तर पर आम आदमी पार्टी अपने बचाव की कोशिश कर रही है। एक तो वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है, रावजोनी कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो भविष्य का विषय है। दूसरी बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईडी पुख्ता सबूतों के आधार पर आगे बढ़ी है और आप कई कोर्ट में गए, वहां से आपको कोई राहत नहीं मिली। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? तो आम आदमी पार्टी की छवि जो बीजेपी के मुताबिक पहले ही तार तार हुई थी, उसके सबसे बड़े नेता, उसके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, वो पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक छवि का संकट है, अस्तित्व का संकट है और उसके सबसे बड़े नेता पर संकट यह है कि उसकी साख तार तार होती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या है? वो प्रदर्शन कर रही है राजनीतिक तौर पर बीजेपी का सामना करने के लिए, ये कहने के लिए कि देखिए दिल्ली की जनता इस गिरफ्तारी से बहुत नाराज है। लेकिन दिल्ली में इस तरह की कोई कहीं पर कोई खास प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा। कुछ छुटपुट कार्यकर्ता जरूर आईटीओ पर जुटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन लगातार केजरीवाल पर ये जो हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।
है।